बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज हम बात करेंगे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के जो मुकदमे के फ़ैसले के बाद के मामलात हैं उन पर। लेकिन वीडियो पर बात करने से पहले आपसे वही एक गुजारिश कि हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर इस वीडियो के हवाले से और जितनी भी वीडियोज़ आपने इस हवाले से देख रखी हैं हमारी, उनको जो भी आपकी उसके बारे में आपकी राय है उससे भी हमें आगाह कीजिए ताकि हम वीडियोज़ के इन सिलसिले को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकें। अच्छा, गुजारिश ये है जी कि ये जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस है, इसने एक तलातम बपा कर रखा है पिछले कुछ दिनों से। गो कि वैसे तो 12-13 महीने हो गए इस केस को चलते हुए और कल पर बिलाखिर ये मामला जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। लेकिन इस मुकदमे को हाइट उस दिन मिली और ये हाइप उस वक़्त क्रिएट हुई जब 10 रुकनी बेंच के एक फाजिल मेंबर ने ये कहा कि आपको ये याद रखना होगा कि इससे पहले जजों की जासूसी के मामले पर एक हुकूमत घर जा चुकी है। अब वो जो घर जाने का मामला है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हुकूमत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, जिसको सदर ने बरतरफ़ किया था। और बरतरफ़ करते हुए जो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए थे और जो उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट बनाई थी, वो चार्जशीट उसका हवाला था जिसमें लिखा हुआ था कि इन्होंने जजों की जासूसी करवाई है। क्योंकि उस वक़्त के जजेस ने इस हवाले से ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा था या कोई चीज़ उन्होंने नोटिस वगैरह इस पर नहीं लिया था, ना जजों ने उनको घर भेजा था। घर भेजने वाले तो उस वक़्त के सदर मुमलिकत थे और उनके फ़ैसले को मोहर तस्दीक सब्त की थी उस वक़्त की अदलिया ने। और उन्होंने उस वक़्त ये कहा कि अब जो है चूँकि हुकूमत जो है जो सिस्टम है वो नए इलेक्शंस की तरफ चल पड़ा है, तो अब इसको बहाल करने का फ़ायदा नहीं है। कौम अब मेंटली इलेक्शंस के लिए तैयार है, तो इसलिए हमें इलेक्शंस में जाके आवाम से नया मैंडेट लेना चाहिए। वो जिसको हुक्मरान देखना चाहते हैं वो हुक्मरान बन जाएं। सो पार्शली ये बात ठीक है कि इस पे मोहर तस्दीक जो है वो तो सब्त की अदलिया ने, लेकिन अदलिया ने किसी हुकूमत को घर भेजा, उस तरह से इसको आप दुरुस्त नहीं कह सकते। क्योंकि अदलिया ने इससे पहले 2 वज़ीर आज़मों को ज़रूर घर भेजा। एक यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत के जुर्म में जब उन्होंने ख़त लिखने से इनकार किया, और दूसरा पनामा केस में मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनको घर भेजा गया, उनकी हुकूमत ख़त्म की गई। लेकिन इन दोनों वाक़यात में अगर पहले वाक़े में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो वो हुकूमत बरकरार रही और राजा परवेज़ अशरफ नए वज़ीर आज़म बने, और दूसरे केस में मियाँ नवाज़ शरीफ के बाद शाहिद खाकान अब्बासी नए वज़ीर आज़म बने। तो ये एक आपको पस मंज़र देना था उस वाक़े का जिसकी जानिब फाजिल बेंच ने इशारा किया था। आज इस वीडियो को करने का मतलब ये था कि इससे पहले काफ़ी मट्टी उड़ रही थी और बहुत सारी मिठाइयाँ खाई जा रही थी। बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा ये केस जीत गए हैं, और कुछ घंटों के बाद हुकूमती मामलात जो हैं वो हुकूमती जो रहनुमा हैं वो भी ग्राउंड में आए और उन्होंने ये दावा किया कि ये केस वो जीते हैं। हमने उस वक़्त इसका इंतज़ार किया कि पहले ज़रा इसके फ़ैसले को पढ़ लें, अच्छी तरह से जान लें और कुछ जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय भी ले लें, ताकि हमें ये समझने में आसानी हो कि ये जो गर्द उड़ाई जा रही है एक्चुअली इसमें हुआ क्या है। अब हम आपको तफसील से बताते हैं कि इस फ़ैसले में किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। बुनियादी तौर पर आप इसको हार जीत उस तरह से नहीं कह सकते कि दोनों के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन इस तरह से कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा ये चाह रहे थे कि उनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर है वो रेफरेंस ना चलने पाए। वो पहले 13 महीने तक इस समात के हवाले से रुका रहा, उसके बाद अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो वो इस हवाले से इस हद तक काज़ी फ़ाइज़ ईसा का मौक़िफ़ जो है वो अदालत ने तस्लीम किया है। और दूसरा जो है हुकूमत जो चाहती थी कि जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं उनकी जो बैरून मुल्क जायदादें हैं वो किस तरह से बनी हैं, उन मामलात की जांच होनी चाहिए। वो पैसे किस तरह से गए, वो चैनल क्या है, वो चैनल पे पैसे जो दिए जाने चाहिए थे, जो टैक्स दिए जाने चाहिए थे, वो टैक्सेशन प्रॉपर है या नहीं है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन का जो है वो दे दिया गया है हुक्म। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसमें 7 दिन के अंदर FBI जो है वो अपना कार्रवाई का आगाज़ करेगा और 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो उसका हतमी
रिपोर्ट बना के वो जमा करवाई जाएगी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास। अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो चूँकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी हैं और दूसरी तरफ वो सेक्रेटरी भी हुआ करते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, तो दोनों तरफ वो बेहतर हालत में होंगे कि अगर उनके पास ये रिपोर्ट जमा करवाई जाए। तो इसलिए इसको आप विन विन सिचुएशन कह सकते हैं कि दोनों को कुछ कुछ मिला है और दोनों को कुछ ना कुछ खोना पड़ा है। हुकूमत जिस तरह से चाह रही थी कि वो रेफरेंस की बुनियाद पर, इसी फैसले की बुनियाद पर वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को घर भेज दें, वो हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं हो सका। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो ये चाह रहे थे कि ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाए, वो उस तरह से ख़त्म नहीं हो सका। सो दोनों के लिए ये एक इस तरह की सिचुएशन है कि दोनों इसको विन विन सिचुएशन भी समझ सकते हैं और दोनों लूज़ लूज़ सिचुएशन भी समझ सकते हैं। अब ये जो मिठाइयों और रसगुल्लों और दूसरी मामलात हैं, तो उसके हवाले से अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान के लोग बहरहाल एहतसाब चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि जितने बड़े लोग हैं, पाकिस्तान के लोगों की एक नफ्सियात है, वो हमेशा से ताकतवर लोगों को उस तरह से पसंद नहीं करते। गो कि वोट डालने के लिए हम बाअसर आदमी का इंतखाब करते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि उनको पूछा जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में ये जो पूछे जाने की रिवायत है ये मौजूद नहीं है और ना इसका कोई तरीक़ाकार उस तरह से काबिल तस्लीम नहीं है। क्योंकि अगर हम एहतसाब की बात करें तो आज तक जब भी एहतसाब सेल बनाया गया या नैब को बनाया गया या जो भी 2-3 कोशिशें इस हवाले से हुई, उनको सियासी इंतकाम का निशाना, उसको सियासी इंतकाम का नाम दिया गया और उसके ख़िलाफ़ यही कहा गया कि ये एक तरह से सियासी इंतकाम है। इसीलिए जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से हमें बदउनवानी की शिकायत मिली, हमने उनके हवाले से मुनासिब फ़ोरम से रजू करने की कोशिश की, तो हमें उसके जवाब में कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और सिस्टम जो है वो उन सवालों के जवाब देने से कासिर रहा जो आम आदमी के जहन में थे और जो आम आदमी ये जानना चाहता था कि इस आदमी के पास ये महल्लात बनाने के पैसे कहाँ से आए, ये जो इसने फैक्ट्रियाँ बाहर लगाई हैं ये कहाँ से आईं, ये सारे मामलात कैसे हुए। इन सवालों के जवाब आज तक पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है या एहतसाब का सिस्टम है या पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इन सवालात के जवाब देने से कासिर रहा और जिसका नतीजा ये है कि अमीर आदमी अमीर से अमीर होता चला गया और गरीब आदमी गरीब से गरीब होता चला गया। गरीब आदमी का कोई मसला हल नहीं हुआ और वहीं पर अपनी जगह पर वो ये सोचते रहने पर मजबूर है कि उसकी गलती क्या है, क्या सिर्फ गरीब होना उसका जुर्म है। चूँकि आपने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में ये भी देखा कि अल्लाह रखा और अल्लाह देता जो है वो तो कोई 2-4 हज़ार रुपये की चोरी के इल्ज़ाम में जेलों में पड़े हुए हैं, चाहे उनको हार्ट अटैक हो जाए, चाहे उनको एड्स का मर्ज़ लाक हो जाए, चाहे उनको कोई भी प्रॉब्लम हो मेडिकली, ना उनको बेल मिलती है ना उनको इलाज कराने की सहूलत मिलती है। अगर किसी को जेल के हॉस्पिटल में मुंतकिल भी कर दिया जाए तो शायद वो तिब्बी सहूलियात उनको नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। उसके बरक्स दूसरी तरफ कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें हमने माजी करीब में देखा कि मियाँ नवाज शरीफ को ना सिर्फ ज़मानत दी गई तिब्बी बुनियादों पर, बल्कि उनको बैरून मुल्क जाकर अपना इलाज करवाने की भी इजाज़त दी गई, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में ऐसा कोई फ़ैसला सामने नहीं आया था। इससे पहले जब हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से एक फ़ैसला आया था तो उस वक़्त भी बहुत सारे लोगों की पेशानियों पर शिकने आईं कि ये किस तरह का फ़ैसला है, ये कैसे अदलिया ने इस पर, चूँकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हुदैबिया का केस अगर खुल जाता तो शायद मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से बाकी केसेस को इतना परसू ना करना पड़ता, चूँकि वो दैट वाज द मदर ऑफ़ ऑल केसेस। और उस केस को जिस तरह से अदलिया ने डील किया, लोग उससे खुश नहीं थे। उस फ़ैसले के हवाले से बहुत सारे लोगों के एतराज़ात थे। लेकिन बहरहाल आप किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में हो, ख़ास तौर पे अगर आप डेमोक्रेसी में हो, तो आपको अदालतों के और ख़ास तौर पे आला अदालतों के फ़ैसले तो मानने पड़ते हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तो सिर्फ खुदा की अदालत है जिसने रोज़े क़यामत आपका और मेरा हिसाब करना है और इन हुक्मरानों का हिसाब करना है। उससे पहले आपको ज़मीन पर कोई उस तरह से हिसाब लेने देने की कोई रिवायत नहीं मिलेगी। और यही वो फ़र्क है जो सिस्टम को बेहतर बनाने या ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से दूसरे लोगों की सोचों के साथ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जो इंतज़ामिया है उसके सोचने के अंदाज़ में और हमारे जैसे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये सोचने का फ़र्क जो है वो एक बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। चूँकि सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म से जब एक दफ़ा ये सवाल किया गया कि आपका मुल्क बड़ा तरक्की याफ्ता है, बहुत साफ़ सुथरा है, इसमें ऊँची ऊँची बिल्डिंगें हैं, पर कैपिटा आमदन बहुत ज़्यादा है, यानी फ़ीकस आमदन बहुत ज़्यादा है, तो
पाकिस्तान इस रास्ते पर कैसे चल सकता है? तो उसका जवाब ये दिया गया, चूँकि आप लोग इस दुनिया पर यकीन नहीं रखते, आप रोज़े आखिरत पर और मरने के बाद जो ज़िंदगी आपको मिलेगी उसको ठीक करने पर आपका ईमान है, तो इसलिए आपकी दुनिया जो है वो ठीक नहीं हो सकती। ख़वातीन व हज़रात, ये एक ऐसा इब्हाम है ज़हनी, क्योंकि मुसलमान को और मोमन को बिलखसूस ये हुक्म दिया गया कि वो एतदाल से, मियाना रवी से ज़िंदगी बसर करे, ज़िंदगी को एहसन तरीके से ज़िंदगी गुजारने का हमें हुक्म दिया गया है, जिसकी हम कभी भी पासदारी उस तरह से नहीं करते। हमें इस सोचने के अंदाज़ को तब्दील करने की ज़रूरत है। जब तक हम इस दुनिया में अपने और अपने से मुतल्लिक़ लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के मुतल्लिक़ गौर नहीं करते, फ़िक्र नहीं करते, सोच नहीं करते और अमल नहीं करते, अमल इसमें सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है। अमल के बग़ैर आप कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया था कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, और यहाँ पर नीयत का आलम यही है कि अब आपका प्लाज्मा भी बिक रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।